बिजनेस टॉक्स के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, शहर में कई जगह आपने सफ़ेद बोर्ड लटके हुए देखे होंगे जिस पे लिखा होता है करू इलेक्ट्रिक, और उसके सामने बहुत सारी बाइक्स खड़ी होती हैं। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने शहर में सफ़र को आसान बनाने के लिए बाइकों का इस्तेमाल किया है जो इलेक्ट्रिक हैं। तो ये जो एक कंपनी है इसका नाम ही करू इलेक्ट्रिक है, और ये हाल ही में ख़बरों में भी बहुत मशहूर हो गई, जबकि इनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यहाँ मकामी तौर पर भी इन्वेस्टमेंट मिली है, और इन्वेस्टमेंट के टाइम इनकी वैल्यूएशन $1 मिलियन की बताई गई। इतने मशहूर होने वाले इस स्टार्टअप के बानियों में हमारे पास आज शेख यामीन साहब बैठे हुए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू सो मच। हम आज इस गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से ही करेंगे कि आप अपने बारे में, सफ़र के बारे में बताइए, आपका इब्तिदाई तालीम और फिर किस काम के साथ आपका कैसे ताल्लुक़ बना? जी, जैसा आप जानते हैं मेरा नाम शेख यामीन है। मैं सीईओ एंड को-फाउंडर हूँ कर्व इलेक्ट्रिक का। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो श्रीनगर में ही हुई है। इनफैक्ट मैंने 12वीं जमात तक श्रीनगर में ही पढ़ा है और लोकल स्कूल में ही पढ़ा है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ कश्मीर यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम में। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम आता है, उसको यूगैट बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें मैं स्टेट का टॉपर था और उसकी वजह से इवेंचुअली मुझे यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। और 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए करने के बाद जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई तो इमीडिएटली हमने कंपनी स्टार्ट की। और डिग्री जब आखिरी मरहलों में थी तो उस वक़्त ही मेरे ज़हन में ये चीज़ तो क्लियर थी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मैं उसमें फिट इन हो पाऊँगा। इसमें कोई बुराई, नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो शायद नौकरी के लिए नहीं बने होते। तो मुझे काफ़ी मुश्किल शायद हो जाता है एडजस्ट करना उस एनवायरनमेंट। तो जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म होने वाली थी तो हम बैठे, हम कुछ दोस्त बैठे और हमने सोचा कि कुछ देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 2022 की बात है, उन दिनों पे कोविड रेस्ट्रिक्शंस उठ चुकी थी, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और उस वजह से श्रीनगर भी बहुत सारे टूरिस्ट आए, जिससे लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमारा जो ट्रैफ़िक निज़ाम है, वो क्रम्बल कर गया, क्योंकि हम रेडी नहीं थे इतनी इन्फ्लो के लिए। प्लस जो कनेक्टिविटी अच्छी हुई है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, तो अब आप देखेंगे कि कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो प्रेफ़र करते हैं अपनी गाड़ियों में आना। तो उससे जो है हमारे शहर पे और भी दबाव पड़ गया। प्लस श्रीनगर तो 2-3 हज़ार साल पुराना शहर है, तो उसमें रोड वाइडनिंग और एमिनिटीज़ को बढ़ाना हमेशा एक ऑप्शन नहीं होता। तो उस वजह से हमने देखा था कि बुलवाड़ की कुछ चीज़ें तो पूरी तरीके से बंद करने पड़े थे। काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस थे और काफ़ी लोग इरिटेट हो रहे थे ट्रैफ़िक के स्मेश से। तो तब जाकर हमने सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम ने दुनिया के बहुत सारे मॉडल स्टडी किए। हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान के बाकी शहरों में कैसे काम होता है, कैसे चलता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा है माइक्रो मोबिलिटी। अब माइक्रो मोबिलिटी ने मुझे क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसमें एक लॉजिकल एक आर्गुमेंट था जिससे वो इमीडिएटली मुझे हिट कर गया। तो इंसान ने गाड़ी बनाई, गाड़ी का एम था कि एक बंदे को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द मोस्ट कन्वीनिएंट वे और इन द मोस्ट एफिशिएंट वे ट्रांसफर करे। तो समवेयर अलोंग द जर्नी हमने क्या किया, हमने 1400 केजी का एक डिब्बा बनाया जिसमें जो चलता है 35% एफिशिएंसी से, और उसमें जिस बंदे को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका शॉर्ट टाइम वो जगह ले रही है और उसके बाद वो ट्रैफिक में फँस जाती है। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। प्लस जो हमारा की रियल एस्टेट है, वो दुनिया भर का जो की रियल एस्टेट है वो फँसा हुआ है पार्किंग लॉट्स में। और पार्किंग लॉट्स में क्या है, यही खाली डब्बे। तो इनका जो है मतलब कहीं न कहीं हम उसको इवॉल्व करते-करते कहीं न कहीं हमारे हाथ से निकल गया। हमने ये चीज़ें सोचना बंद कर दी कि इसका पर्पज़ क्या था। तो तभी जाकर जो माइक्रो मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया। और माइक्रो मोबिलिटी क्या होता है, उसमें होता है कि आप एक लो स्पीड, कम वज़नी
स्कूटर, ई-बाइक, बाइसिकल से एक बंदे को ट्रांसफ़र करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर व्हिच इज़ एज़ ऑफ नाउ थ्रू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? क्योंकि जो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड व्हीकल्स हैं, वो जो है वो 35% एफिशिएंसी पे चलते हैं। यानी कि अराउंड 65% हमारा उसमें लॉग आएगा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू ईवीज़ सो दे ऑपरेट एट 90-95% एफिशिएंसी। तो तभी जाकर हमने फिर सोचा कि अब ईवीज़ में क्या, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। माइक्रो मोबिलिटी में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो पूरी तहकीक करके और पूरा मुशाहिदा करके और हमारे यहाँ की टेरेन वेदर को मद्देनज़र रख के हमने इवेंचुअली ई-बाइक्स को सिलेक्ट किया। और उसके बाद हम तकरीबन 6-7 महीने उस पे पूरा काम करते रहे, उसको रिवर्स इंजीनियर किया, पूरा देखा कि कौन-सा कंपोनेंट यहाँ चलेगा, कौन-सा नहीं चलेगा। टेस्टिंग वगैरह की और इवेंचुअली 2023 के जनवरी में हमने शुरू की। ये बताइए बाइक्स तो आपने लाई हैं, अब ये आप खुद बनाते हैं, असेंबल करते हैं, कैसी मिलती हैं आपकी बाइक्स? देखिए इनिशियली हमारा जो थॉट था कि हम ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट लाएँगे, ऑफ द शेल्फ जो है ये बाइक्स लाएँगे और उनको अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारा ज़्यादा फ़ोकस ऑपरेशंस पर था, प्रोडक्ट पे नहीं था क्योंकि हमारा ये मानना था कि उस टाइम पर कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडीमेड कहीं से भी मिल जाएगा, उस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, तो लेट्स फोकस ऑन सर्विस। लेकिन तब हमें पता चला कि कुछ चैलेंजेस हैं। जो पब्लिक शेयरिंग में कोई भी व्हीकल होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और उस यूसेज के लिए कोई भी रिटेल प्रोडक्ट नहीं बना होता। जैसे कि हमारी जो ई-बाइक्स है वो दिन में कभी-कभार 100-100 किलोमीटर भी चलती है। तो कोई भी आपका रिटेल प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना होता। तो दैट इज़ व्हाई हमें फिर क्या करना पड़ा कि हमने खुद से ये बाइक बनाई। जो हमारा जो डिमांड है, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। नो डाउट उससे थोड़ा-सा हम टाइमलाइन में पीछे हुए, बट हमने जो है ई-बाइक्स खुद असेंबल की। जो भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो हम डिफरेंट ओईएम से लाते हैं और यहीं पर श्रीनगर में ही असेंबल करते हैं। और अभी तक जितनी भी ई-बाइक्स हमारे फ्लीट में है, वो सब ई-बाइक जो है श्रीनगर में ही असेंबल हुई। इससे पता चला कि हम जो ऐसे समझ रहे थे कि आपकी बिज़नेस जो है या मॉडलिंग जो है वो सिर्फ़ सर्विस बेस्ड है। लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि आपकी एक तो असेंबली लाइन भी है। तो यानी कि 2 तरह के काम हैं आपकी, 2 तरह के काम आप मैनेज कीजिएंगे। बिज़नेस मॉडलिंग इसी पे बन गई है। जी, आपने सही कहा कि इनिशियली हमारा फ़ोकस सर्विस पे था बट इवेंचुअली हमको प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों चीज़ों को देखना पड़ा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये मजबूरी थी हमारी, या तो फिर सिस्टम ही नहीं चलता। क्योंकि आपके जो व्हीकल्स हैं वो 4-5 महीने में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अगर हम एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स लेते हैं जो रिटेल यूज़ के लिए बने होते हैं। रिटेल यूज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एट मैक्स चला लेंगे। तो उस वजह से हमें प्रोडक्ट में भी काफ़ी देखना पड़ा। फिर चार्जिंग एक अच्छा खासा चैलेंज था कि चार्जिंग को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हमारी बैटरी पैक की मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट है प्रोडक्ट की। तो वो बैटरी पैक की लाइफ कैसे इंक्रीज़ हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोडक्ट में भी घुसना पड़ा। बट अ, उससे हमें कुछ फ़ायदे भी हुए। जो हमारी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, उससे क्या हुआ कि कभी-कभी हमें हमारे पास डिमांड आती थी कि हम जो है हम जी आपकी ई-बाइक खरीदना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज था और हम जानते थे कि ये बाइक कैसे बनती है, उसमें क्या कंपोनेंट्स जाएँगे, क्या नहीं जाएगा, कैसे वो ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। तो हम ईज़िली उनको फुलफ़िल कर बोलते थे ठीक है, हम 3 दिन में बनाकर उनको दे देते थे। और उस प्रोडक्ट के नॉलेज की वजह से हम किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो हम वहाँ पे इंडिपेंडेंट बन गए और ज़िम्नन मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि हम अब रिटेल में भी जाना चाहते हैं। जो हम रिटेल में डी2सी का एक ब्रांड बनाना चाहते हैं ई-बाइक्स का, क्योंकि मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है और अभी प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं किया गया है। तो उसलिए हम वहाँ भी जाना चाहते हैं और वहाँ भी इसी वजह से हम जा पाए क्योंकि लास्ट 2 साल 3 साल से हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। फिलहाल जो आपका बिज़नेस मॉडल है, जो आप अभी सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, उसमें 2-3 चैलेंज जो सामने दिख रहे हैं, हर एक देख सकता है। एक तो यहाँ हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों की अगर वही जगह पुराना अभी वो चौड़ी नहीं हुई उतनी जहाँ पे साइकिल आराम से अपना सफ़र कर सकें, तो ये है। दूसरा आपका जब इलेक्ट्रिक वाला काम है, तो इनको तो चार्जिंग चाहिए। अब चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाने हैं वहाँ-वहाँ जहाँ आपकी बाइक यहाँ तक अपना सफ़र करेगी, फिर ब उसको दोबारा चार्ज चाहिए। ये चैलेंज आप कैसे तय कर रहे हैं? देखिए, हमने 2 क्रिटिकल चैलेंज की बात की। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, इट काइंड ऑफ बिकम्स एन एग एंड चिकन वाली सिचुएशन कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फिर ई-बाइक्स आएगी या बाइसिकल्स आएगी, या पहले बाइसिकल्स आएगी और फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो आई थिंक विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ राइडर्स, चाहे बाइसिकल के हो या ई बाइक्स के हो, सूनर नॉट लेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट विल स्पेंड करोर्स ऑफ रुपीस व्हेन देयर इज हार्डली एनी साइकिलिस्ट और हार्डली एनी पीपल हु आर यूजिंग ई बाइक्स। तो वो भी एक लॉजिकल चीज़ है नहीं। तो इस वजह से हम हमारा भी जो कैंपेनिंग होता है, हमारा भी फोकस होता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि आप माइक्रो मोबिलिटी पर आएँ। भले ही आप हमारी ई-बाइक ना यूज़ करें, पर शायद घर पे आपकी कोई ना कोई साइकिल पड़ी होगी, आप उसको यूज़ करें या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें। लेकिन मूव टुवर्ड्स साइक्लिंग, मूव टुवर्ड्स ई-बाइक्स, मूव टुवर्ड्स लो स्पीड स्कूटर्स, बिकॉज़ नॉट ओनली आर दे गुड फॉर एनवायरनमेंट, दे आर आल्सो गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली द बाइसिकल्स एंड ई-बाइक। क्योंकि उसमें आपकी पैडलिंग होती है और आपका जो वो स्टैटिक वो बॉडी मूवमेंट है वो थोड़ा चेंज होता है। तो हेल्थ वाइज़ इट हैज़ बेनिफिट्स, एनवायरनमेंट वाइज़ इट विल बेनिफिट एंड इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल वे टू ट्रैवल। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कैंपेनिंग पूरी इन चीज़ों के बारे में होती है। एंड विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ राइडर आई एम श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आपकी ज़रूरत है, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब लोग भी इस बारे में आवाज़ उठाएँगे कि नहीं जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, तब जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अभी तो सिर्फ़ 2-4 लोग ही हैं हम जो चला रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन जब मास सपोर्ट होगा, तो डेफ़िनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। एंड कमिंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन जो आपका था रिगार्डिंग चार्जिंग। तो इनिशियली हमने भी यही सोचा था कि हमारे डॉकिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट रख के वहाँ से चार्ज कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सिटी में जो वोल्टेज है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं जो सिटी ग्रिड का है। तो दैट इज़ व्हाई हमने एक डिसीजन लिया कि हमने एक सेंट्रलाइज़्ड पॉइंट बनाया, जहाँ पर हमने वोल्टेज कंट्रोल की, टेम्परेचर कंट्रोल किया और जितनी भी बैटरी पैक्स है उसको हम सेंट्रली जो है एक ही जगह पर चार्ज करते हैं। और ये रात को चार्जिंग का प्रोसेस होता है और अगले दिन बैटरीज़ अपने-अपने स्टेशन पर चली जाती है। और क्योंकि हमारे पास एडिशनल बैटरी पैक्स है, तो जब एक बैटरी पैक चल रहा होता है एंड साइमल्टेनियसली दूसरा बैटरी पैक है वो चार्ज हो रहा होता है। जी। लेकिन हमने जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में था, उस हिसाब से हमने सेंट्रलाइज़ कर दिया चार्जिंग को। हमने हर स्टेशन पे चार्जिंग के पॉइंट्स लगे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इन केस ऑफ इमरजेंसी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर कंट्रोल, बैटरी और बैटरी पैक की लाइफ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। So in order to preserve their battery life, we took a decision कि let's have a centralized point जी, जहाँ पर हम उसको चार्ज करें। ठीक है। पहले तो यहाँ पे साइकिलिंग का ही एक ज़माना था, जब गाड़ियों का ज़्यादा रिवाज नहीं था, अफ़ोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, तब तो ये मेन स्ट्रीम चीज़ थी हमारी। अब जब गाड़ियाँ आई और लगभग सबने अब अफ़ोर्ड करना भी शुरू कर दिया और शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों का ही रिवाज है। तो ये रिवाज बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपनी तरफ से तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए होगा, सेहत की बेहतरी के लिए होगा। लेकिन जब एक बार गाड़ी में बैठने की लत पड़ गई हो, उससे उतर के फिर साइकिल पे दोबारा आ जाना, ये चैलेंज कैसे तय होगा? आपने इसके बारे में क्या सोचा? जी, जो हम गाड़ियों की जब हम बात करते हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि लोगों का भी एडिक्शन बन गया है। इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जे-एंड-के रैंक सेकंड इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कार ओनरशिप। तो अराउंड 25% हाउसहोल्ड्स हियर ओन अ कार। तो इट इज़ नो लॉन्गर सिंबल ऑफ लग्ज़री, इट्स मोर लाइक कि आप सबके यूज़ के लिए वो यूज़ करते हैं। तो सिमिलर चीज़ें जो है कुछ टाइम पहले यूरोप में भी थी, बट सूनर और लेटर वी विल आल्सो हैव टू रिवर्ट बैक आवर बेसिक जस्ट लाइक दे डिड। तो यूरोप में आप आज देखेंगे कि सीईओ भी वो कंपनी का वो भी बाइसिकल से आएगा, प्रोफेशनल बाइसिकल यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारा जो कश्मीर का पर्टिकुलर केस है ना, यहाँ पर हमारे पास और एक मसला भी है। वो ये है कि हम एक वैली में रहते हैं, तो जो भी पोल्यूटेंट्स यहाँ रिलीज़ होते हैं, वो हमारे ही एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो डिस्पर्स नहीं होते। तो अगर हम यहाँ पे पोल्यूटेंट्स रिलीज़ कर रहे हैं, तो हम खुद को ही चोक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। प्लस एनवायरनमेंट ही नहीं, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंफर्ट, ये तीनों चीज़ें जब तक हम एक कंज्यूमर को प्रोवाइड ना करें, तो बहुत मुश्किल है उसका शिफ्ट करना। लेकिन जब आप ये तीनों चीज़ें एक कंज्यूमर को, एक यूज़र को दे देते हैं एंड विद द राइट एजुकेशन और थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस अगर उनमें हो, सो देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि दे विल रिवर्ट। जो कि हमने अपने जो कुछ राइडर्स से जो स्टोरी सुनी,
तो मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड जो हमारे पास जो रेगुलर राइडर्स हैं, दे स्टॉप यूजिंग कार्स। दे यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू कार, थ्रू बाइक। तो उन्होंने बोला कि यार अब हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स पर है, इधर वी यूज़ वो स्मार्ट बसेस और वी यूज़ योर बाइसिकल। तो बड़ा कंफर्टेबली पहुँच जाता है, तो गाड़ियों में ट्रैफिक में फँसते हैं। क्योंकि अभी वो जो है लग्ज़री का, क्योंकि वो अब सिंबल हट चुका है और अब जो है ये यूटिलिटी बन रहा है, गाड़ी एक यूटिलिटी बन रही है। तो वहाँ पर लोग जो है इसको धीरे-धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें जो है कन्वीनियंट ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है। तो अगर वो कन्वीनियंस उनको एक ई-बाइक में मिलती है या चाहे एक इलेक्ट्रिक बस में मिलती है या बाइसिकल में मिलती है, दे विल रिवर्ट। सो इट्स अ मैटर ऑफ कैम्पेनिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट कि आप जो है थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के बारे में सोचें एंड मेक श्योर कि आप अपने लिए कन्वीनियंस इज़ ऑब्वियसली शुड बी योर प्रायोरिटी, बट थोड़ा-सा एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए जस्ट गो एंड चेंज द वे यू ट्रैवल। लेकिन इसके बाद भी एक चैलेंज है, वो ये है कि मान लीजिए लोगों में ये थोड़ी-सी आ गई जान-पहचान कि हमें एनवायरनमेंट का भी सोचना चाहिए, अपनी सेहत का भी सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद जेब का भी कंसर्न होता है कि हम कितना खर्च करें इस पे। अगर ये अफोर्डेबल ना हो तो फिर हमारे लिए दूसरी चीज़ें भी हैं और ट्रांसपोर्टेबिलिटी यहाँ तो अब है, अब ये सरकारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे है? आपका बिज़नेस मॉडल ही बताइए, उसमें पता चलेगा। जी, हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। कोई भी बंदा आ सकता है हमारे किसी भी टॉप स्टेशन पर, वहाँ पर अपना आईडी प्रूफ दिखाएगा। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव होगा, जो हमारी तरफ से वहाँ रहेगा, वो उसकी पिक्चर हमारी इंटरनल ऐप में लेगा और आपका फ़ोन नंबर लेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप ई-बाइक उठा के लीजिए, अपनी राइड कीजिए जहाँ भी करनी है, किसी भी टॉप स्टेशन पर छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको पे करना है। तो ये एक यूज़र जर्नी है। प्लस हमारे जो रेंटल्स है दे आर फ्लैट, दे आर ऑन अ पर मिनट बेसिस। वी चार्ज 1.5 रुपी पर मिनट और ये आपको चाहे आप 10 मिनट यूज़ करें, आप 30 मिनट यूज़ करें, आप 60 मिनट यूज़ करें, तो उसमें आपको जो है यही चार्ज ऑन और पर मिनट बेसिस आपको देना है। तो ऐसा नहीं है कि 30 मिनट्स या 60 मिनट्स तक एक ही चार्ज लगेगा। तो अगर आप 30 यूज़ करते हैं तो उतना ही पे करना है, 40 मिनट्स यूज़ करते हैं उतना ही पे करना पड़ेगा। और हमारे जो इंटरनल जो हमारा डेटा है, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड ज़रूर मैनुअल है, बट बैक एंड जो हमारा है वो पूरा टेक ड्रिवन है। तो उसमें हम हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कंज़्यूमर का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं, डेटा पॉइंट्स एज़ इन कि वो कहाँ-कहाँ से गया और क्या उसकी रूटीन क्या है, प्लस किस टाइम पर कितनी ईयरबड्स कहाँ होनी चाहिए। जी। तो उस डेटा से हमें पता चला कि हमारा जो पर किलोमीटर कॉस्ट है, दैट इज़ समव्हेयर अराउंड ₹6 5.75 टू ₹6। तो अगर आप कोई भी कैब यूज़ करते हैं, तो कैब का जो है मिनिमम दे स्टार्ट फ्रॉम 20-21 रुपीज़ पर किलोमीटर। ऑटोज़ आर अराउंड 15-16 रुपीज़ पर किलोमीटर एंड इफ यू यूज़ बाइक शेयरिंग, जो आपकी पेट्रोल वाली बाइकें होती हैं, तो दे स्टार्ट फ्रॉम समव्हेयर अराउंड 11 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से इट इज़ द क मोस्ट चीपेस्ट अल्टरनेटिव व्हेन इट कम्स टू यू हैविंग अदर services. Plus, you have the flexibility because it is vehicle without operator. बाकी सब में there's a vehicle with operator, so उसका एक प्री डिटरमाइंड रूट होता है तो आपको उसको उसी पे चलना है। बट इसमें एक तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चल सकते हैं, अपने मज़े से जा सकते हैं जहाँ भी जाना हो, प्लस आउट आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं जल्दी जाएँगे, कम यू वांट टू डू इट ईज़िली वैसा कर सकते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, दे इवन यूज़ दिस ई-बाइक्स एज़ बाइसिकल समटाइम। तो जस्ट फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट, तो वो थोड़ी देर के लिए साइक्लिंग की, उसमें उनकी जो है स्पीड कम रहती है और जब उनको थोड़ा-सा लग गया कि मेरी एक्सरसाइज़ हो गई, तो थ्रॉटल ऑन करके फिर और इसमें जो है ईवी में चला लेते हैं। तो उस हिसाब से जो है कन्वीनिएंट है। हमारा जो डेटा है वो सजेस्ट करता है कि तकरीबन 1 घंटे में ऑन एवरेज, ये एवरेज है अक्रॉस 60,000 राइड्स। हमारा जो किलोमीटर जितना जो 1 घंटे में लोग ट्रैवल कर पाते हैं ऑन ई-बाइक, दैट इज़ 13 किलोमीटर्स इन सिटी। तो अगर आप 1 घंटे में 13 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहे हैं इस शहर के कंजेशन में, तो अगर आप कोई भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इट इज़ गोइंग टू टेक यू मच लॉन्गर।
देन इट वुड टेक यू ऑन एन ई-बाइक। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इनिशिएटिव को और लोगों ने इसको अपनाया भी। और डेली कम्यूट की राइड्स होती है, पहले तो ज़्यादातर लेजरली होती थी। लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते थे। पहले तो ईज़ी हाँ, होता है। वंस पीपल स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट फॉर लेजर एंड देन दे रियलाइज्ड कि इट हैव पोटेंशियल टू कैन यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस। एंड दैट इज़ वेयर पीपल आर नाउ रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो रोज़ यूज़ करते हैं। अब उनके तो लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट बन गया है ये बाइक। दैट इज़ व्हाट वी आर एइमिंग। ये बताइए 2 साल से अब तो ये ऑपरेशनल है, तो आपका अपने हिसाब से कितने किलोमीटर का आज तक कितने राइड्स हुए हैं, कितने किलोमीटर तय हुए हैं और आपका जो कार्बन एमिशन जो आप मोटो लेके चले हैं, कितनी उसमें कमी आई है? नहीं, 2 साल में जो है हमारी अभी तक अराउंड 60,000 राइड्स कंप्लीट हुई हैं। हमारी जो ई-बाइक्स है वो तकरीबन साढ़े 7 लाख किलोमीटर चली है। अभी तो दैट इज़ अराउंड 20 टाइम्स अराउंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। 20 उसका 20 टाइम्स का है उतना डिस्टेंस, तो साढ़े 7 लाख किलोमीटर 2 साल में चला है। प्लस जो हमने कार्बन एमिशन अभी तक रोक पाए हैं वो है तकरीबन 150 मीट्रिक टन। अब अगर हम इस 150 मीट्रिक टन को कहीं, क्योंकि ये एक रैंडम फिगर है, हम समझ नहीं पाते ये इसका मतलब क्या है। तो अगर ये 150 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन रिलीज़ हुआ होता, तो हमें चाहिए होते तकरीबन 7500 फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ फॉर 1 ईयर टू एब्ज़ॉर्ब दिस मच अमाउंट ऑफ एमिशंस। तो शायद वो पहले आप 75 ट्रीज़ लगाएँगे कहाँ पे, और फिर वो मैच्योर हो गया, उसके बाद वो 1 साल तक इतना एमिशन शो कर पाते। तो दैट इज़ हाउ वी मेजर आवर इम्पैक्ट, क्योंकि वी आर इनटू सस्टेनेबल स्पेस। एंड ये है कि हमारा जो कंपनी की जो बेसिक फिलॉसफी है, दैट्स बेस्ड ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। सो वी टेक प्रॉफिट्स, पीपल एंड प्लैनेट। तो हम तीनों चीज़ों को इक्वल वेटेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे हैं और उसमें जो है हम एनवायरनमेंट को हार्म करें या लोगों को कुछ नुकसानदेह सर्विस दें। तो हमारा जो सब फोकस है कि तीनों चीज़ जो है सेटिस्फाई हो। क्योंकि अगेन जस्ट टू रिइटरेट, हम कोई एनजीओ नहीं है, या हम कोई नॉट फॉर प्रॉफिट बिज़नेस नहीं है, वी आर फॉर प्रॉफिट्स एंड वी एम टू मेक प्रॉफिट्स। एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। पर्सनली मेरा मानना है कि एनजीओज़ और अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशंस may not necessarily be the right way to solve big problems. बिग प्रॉब्लम का तभी हल होता है जब इसको कमर्शियली वायबल बनाया जाए, ताकि देयर इज एन इंसेंटिव टू मेक द स्टार्ट। सो दैट इज व्हाई प्रॉफिट्स आर ऑलवेज देयर, बट planet and people, that is something which we have in mind. And planet का aspect in terms of carbon emissions, and people would try to hire people would try to hire more people instead of bringing automation. तो यूजुअली क्या है, लोग सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद लेट्स ऑटोमेट, लोगों को हटाकर लेट्स ऑटोमेट। बट हमारा ये है कि लेट्स मेक श्योर, क्योंकि हम कंट्री में अगेन टॉप नंबर पे ही आते हैं, यूजुअली टॉप 3 में व्हेन इट कम्स ऑन एनवायरनमेंट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज। तो हम चाहते हैं कि हमारे वेंचर के थ्रू अगर हम कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करें, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल ऐड रहेगा। ऑन होगा। जी। ये जो आज तक का काम अभी तक हुआ है, मेरे ख्याल से ब्रेक इवन तो हुआ होगा। आपका फ्यूचरिस्टिक जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है वो क्या है? और ये ख़ासकर बताइए इसी तरीके की और कॉम्पिटिशन होंगे भी और आ भी सकते हैं इस स्पेस में। उनको देखकर आप अपना इसका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या देखते हैं? देखिए, हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, तो अगेन इन चीज़ों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। और जो हमने रिसेंटली फंड रेज़ किया, तो उसमें हमें ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ा कि हमारे प्रोजेक्शंस वगैरह क्या हो गए। तो वी आर एस्टिमेटिंग दैट in the next 5 years, our valuation should be in excess of 200 CR, and उसके लिए we have a proper road map laid out. But that being said कि we have a proper road map, एक चीज़ जो मैंने लास्ट 2 सालों में सीखा है कि जो भी आप पेन पेपर पे बनाते हो वो ग्राउंड पे होता नहीं। और क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम भी हमने बहुत प्रोजेक्शंस की थी, बहुत ऑपरेशनल प्लान्स बनाए थे। लेकिन पहले दिन, जिस दिन हमने ऑपरेशन शुरू किया, वो सब साइड पे रह गया, तो वैसी चीज़ें होती नहीं। तो वी हैव अ लॉन्ग टर्म विज़न, वी वांट टू बी इंडियाज़ बिगेस्ट कंपनी इन माइक्रो मोबिलिटी, एंड दैट इज़ आवर बिगर विज़न। बट हाउ वी विल रीच देयर, वी आर फ्लेक्सिबल इन दैट, एंड वी टेक 6 months एट अ टाइम।
तो अभी जो हमारे नेक्स्ट 6 मंथ्स का टारगेट है, उसमें एक तो वी वांट टू एक्सपैंड टू 3 टू 4 मोर सिटीज़ इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू रेंटल्स एंड वी वांट टू लॉन्च अ D2C ब्रांड जिसमें हमारे 2 इनिशियल प्रोडक्ट्स होंगे। एक तो हमारी एक एंट्री लेवल ई बाइक होगी, जिसमें सब सब फीचर्स होंगे। इट विल हैव थ्रॉटल, इट विल हैव अ गुड बैटरी पैक, आपको 40-45 किलोमीटर की रेंज देगी, विल गेट चार्ज इन 3 आवर्स एंड विल बी वेरी स्टडी बाइक। तो वो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इन द प्राइस रेंज ऑफ 24 to 25,000 which will be one of the most affordable in the industry. And second product that we are working upon is a smart e-bike. So smart e-bike में there will be an integrated dashboard plus it will be IoT based. तो आपका जो है you can control your e-bike through your app. प्लस यू कैन सी क्या आपकी ई बाइक कहाँ है, आपने कितना ट्रैवल किया, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की, आपने कितना जो है कार्बन एमिशन को रोका। एंड जितना जितना कार्बन एमिशन आप रोकेंगे उतने आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स देन यू कैन रिडीम इट। तो उसमें काफ़ी जीपीएस वगैरह फीचर्स हम डाल रहे हैं। तो दोनों वर्क इन प्रोग्रेस है एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वी शुड बी एबल टू लॉन्च दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड विद रिगार्ड्स टू रेंटल्स मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 4 टू 5 सिटीज़ में हम नेक्स्ट 6 महीने का देख रहे हैं। बट इफ यू आस्क मी फॉर द लॉन्ग टर्म विज़न, we want to be the number one company in the country for micromobility. अब हम आपके उस ख़ास लम्हे की बात करते हैं जिसमें आप मशहूर भी हो गए और आपको मॉनेटरीली बेनिफिट भी हो गया। पहले तो शार्क टैंक पे आप आए थे, बड़ा बहुत ही अच्छा पिच किया आपने। वहाँ पे शायद फंडिंग नो नहीं हो पाई थी और उसके बाद सेकंड राउंड में आपकी फंडिंग हो गई। दोनों की के बारे में हमें तफ़सील से बताइए। जी, शार्क टैंक मैं आपको बताऊँ कि हर एंटरप्रेन्योर का कहीं न कहीं एक ड्रीम होता है कि मैं जो है अपना आइडिया इन द और द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री प्रेज़ेंट करूँ और लोगों से वैलिडेशन लूँ और लोगों का रिएक्शन दूँ। देखूँ कि क्या रहता है मेरे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमने भी यही सोच के साथ किया था अप्लाई। तो शार्क टैंक के एप्लीकेशन के 3 प्रोसेसर होते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर आप वहाँ से सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट में आपको और एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है। प्लस आपको एक 3 मिनट का पिच वीडियो देना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप फर्दर सेलेक्ट होते हैं तो आपको इन पर्सन ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। और अगर आप उसी से सिलेक्ट हो गए तब जाकर जो है आप फाइनल पिच दे पाते हैं शार्क्स के सामने। हर साल तकरीबन 30,000 कंपनियाँ अप्लाई करती है टू बी ऑन शार्क टैंक एंड 150 से 180 ही जॉब मेकर दे मेक इट टू द फाइनल पिच। एंड हमारे लिए पहली तो फ़ख्र की बात वही थी कि हम इतने छोटे से नीश में जे गए और वी वर सिलेक्टेड एंड उसके बाद जो वहाँ पर जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें हमें शार्क से मिला, नो डाउट कि फंडिंग हम वहाँ से नहीं ले पाए बट जितना उनका पॉजिटिव अप्रोच था और जितना उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, तो दैट मेंट अ लॉट टू अस और दैट विल बी यस, दैट वाज़ अ बिग लर्निंग एंड उनके जो सजेशंस थे क्योंकि हमारी जो एक्चुअल पिच थी वो 2 तकरीबन 2 घंटे चली थी। तो उसमें से फिर जो इवेंचुअली हियर किया गया वो तो 20 मिनट का ही किया गया। लेकिन उन 2 घंटों में हमें काफ़ी सजेशंस मिले, काफ़ी फीडबैक मिला और काफ़ी वैलिडेशन मिली फ्रॉम शार्क्स और आई थिंक दैट मेंट मोर टू अस देन इफ वी वुड हैव गॉट मनी। तो इस वजह से हम तो उसमें वी आर सैटिस्फाइड कि हमारा शार्क टैंक का काफ़ी अच्छा गया और काफ़ी इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे वैलिडेशन हमारे आइडिया की हुई। एंड कमिंग टू द सेकंड थिंग जो हमने फिर फंड रेज़ किया था, तो बेसिकली वी वर इन द मिडल ऑफ फंड रेज़ जब हम शार्क टैंक पे गए थे। तो मेजॉरिटी ऑफ फंड रेज़ तो शार्क टैंक से पहले ही हो चुका था। बट देन आफ्टर शार्क टैंक जो भी रिमेनिंग अमाउंट था, वो हमने क्लोज़ किया एंड वी गॉट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 मिलियन। अगेन ये कुछ छोटे-छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो आपके ज़हन में होता है कि मुझे $1 मिलियन के वैल्यूएशन पे जाना है। नेक्स्ट स्टेज की मे बी गो इंटू 50 सीआर ज़ोन। तो वहाँ पर अब कंपनी वहाँ तक ले जानी है। तो ये भी एक वैलिडेशन होता है बिकॉज़ अगर शार्क टैंक पे आपको किसी एक्सपर्ट ने वैलिडेट किया, बट व्हेन यू रेज़ अ राउंड तो समबडी इज़ वैलिडेटिंग इट विथ हिज़ मनी और हर मनी। तो जैसे कहते हैं ना कि समबडी पुट्स देयर मनी वेयर देयर माउथ इज़। एग्ज़ैक्टली। तो अगर वैसा हो तो दैट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वैलिडेशन। बट दैट बीइंग सेड ये स्टिल फंडिंग और शार्क टैंक और एनी अदर सच थिंग
डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस का मुझे जो अभी तक मेरा जो सफ़र रहा है, उसमें मुझे सिर्फ़ एक चीज़ लगी, जो सक्सेस आपको दे सके, दैट्स परसेवरेंस। जब तक आप परसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आप कितने भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाइए, आप कितनी भी फंडिंग रेज़ कीजिए। हमने ये भी देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग रेज़ करने के बाद कंपनीज़ रातों-रात बैंकरप्ट हो गई। तो अगर आप परसिस्टेंट नहीं हैं और आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने एफर्ट को लेकर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इफ यू आर हियर जस्ट टू मेक मनी, देन मेरा पर्सनली मानना ये है कि पैसे बनाने के और भी बहुत तरीके हैं, जिनमें इतने शायद आपको हेडेक ना लेना पड़े। बट दिस इज द टफेस्ट वे टू मेक मनी। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड इफ यू आर लुकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज योर थिंग। ये जो लोग थे जिनके यहाँ से आपके रेज़ हो गए पैसे, ये कौन थे? और उसमें तो एफडीआई का भी हिस्सा था, जी। तो वो कौन लोग थे? जी, देखिए जो हमारे जो फंड रेज़ हुआ तो उसमें बहुत रिनाउंड एंजल इन्वेस्टर्स थे कंट्री के। उसमें एक थे अभिषेक अग्रवाल, सो वो एक्सॉन है, यूएस का सबसे बड़ा फंड ले मैनेज अराउंड $400 बिलियन डॉलर्स। एंड देन वी हैड जिनेश शाह फ्रॉम ओमनीवोर। So Omnivore is Southeast biggest equity fund. Then we had other people as well, Komal Naiwal and Saurabh Singhvi. उसके अलावा वी हैड कपल ऑफ पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो उनने भी हमारे जो है इस वेंचर में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि नीदरलैंड जो है उसको द कैपिटल ऑफ बाइसिकल्स। तो वहाँ पर तो ये बहुत ही आगे चला गया है, चाहे बाइसिकल शेयरिंग हो या ई बाइक शेयरिंग हो। वहाँ तो यू विल सी एवरी पर्सन ओन्स अ बाइक। तो वो जो है वो उस बाइसिकल को हमेशा कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पर कुछ शहर ही ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियों की एंट्री ही नहीं है अलाउ। आपको सिर्फ़ बाइसिकल पे वो चला सकते हैं। तो वहाँ से एफडीआई आना भी काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप था हमारे लिए। तो अगेन इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वी आर रियली प्राउड कि हम ये कर पाए एंड रियली थिंक कि अभी जो है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स, वो शायद थोड़ा बहुत उनको भी हौसला मिला होगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते असल में सबसे बड़ा रिज़ल्ट तो यही है कि लोग आपको देख के अब सोचेंगे, समझेंगे कि एफ़र्ट चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, जैसे कि आपने कहा। और ये चीज़ को कोई दूर नहीं है, कोई भी हासिल कर सकता है। तो यही आप उनको अपना एक पैगाम दीजिए जो यहाँ आपको देख रहे होंगे कि स्टार्टअप्स में कौन-सी वो बेसिक चीज़ें हैं, जिनको लेके आपको ख़्याल रहना चाहिए कि इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हैं। देखिए, जितने भी हमारे देखने वाले हैं जो खास करके एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो उनको मेरी 2-3 एडवाइस टोटल होगी। एक तो जैसे कि हमने बात की परसिस्टेंस। आपके पास अगर आइडिया है, तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि आइडिया का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि 8 बिलियन लोगों की दुनिया है और 8 बिलियन लोगों में किसी और को ये ख़्याल ना आया हो, ये बहुत मुश्किल है। तो जो आपने सोचा है, कोई उस पे ऑलरेडी काम कर रहा है। तो सारी जो गेम है, ये एग्ज़ीक्यूशन की है। तो इंस्टेड ऑफ कि आप पेन पेपर लेकर जो है वो बनाते रहें अपने प्लान्स और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करें कि कोई उस बेसिस पे पैसे देगा, तो वो तो दैट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो देयर इज़ अ वेरी गुड बुक व्हिच आई विल आल्सो सजेस्ट टू योर व्यूअर्स कि लीन स्टार्टअप करके एक किताब है। तो उसका होल कॉन्सेप्ट ही यही है कि ट्राई फास्ट फेल फास्टर। तो अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है ना, जस्ट गेट अप, छोटी स्केल पे अपने मोहल्ले में, अपने 4-5 घरों में इम्प्लीमेंट इट और आपको पता चलेगा कि ये वैलिड आइडिया है नहीं। अगर नहीं है, फेल हो गए कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट, नेक्स्ट करो। फेलियर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इवन टुडे आई वुड से अगर मैंने इस जर्नी में 10 डिसीजन लिए हैं, तो 10 में से मेरे 8 डिसीजन गलत थे, 2 ही ठीक थे। बट उतना ही काफ़ी है। अगर आप कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहे, so you have to succeed just once. You can fail a number of times. But going from that failure to success without the loss of enthusiasm, without losing your interest, that is where the whole game lies. Yeah. So that is what you need to do. You need to be persistent with your effort. You need to be honest to yourself, and you need to be the most hardworking person in your team. If you have these basics right, then nothing is rocket science. आप जैसे हम ई बाइक हमने प्रोडक्ट बनाया, नन ऑफ आवर कोर टीम मेंबर्स इज एन इंजीनियर। तो सब इवन शार्क टैंक पे भी ये उन्होंने सवाल किया था कि अगर आप इंजीनियर नहीं है तो फिर कैसे बनाया, कैसे बनाई? तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने सीखा, बन गई। सिमिलरली
हमारी कुछ और जो स्पेसिफ़िकेशन है डिजिटल मार्केटिंग में किसी की ये नहीं थे एक्सपर्टीज़। कहा ठीक है हमारा वो पीआर वगैरह होता रहा एंड वी डिड गुड। तो कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप अपने बेसिक्स पे काम करें, ईमानदारी से काम करें और हार ना मानें। जब तक आप हार नहीं मानते हैं, तब तक आप इस गेम में बने हैं और तब तक आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगी। यामीन साहब, आपको फिर एक बार मुबारकबाद हमारी तरफ से। आपने जो मुसंग मील तय किया है, इस ये सिर्फ़ आपका नहीं बल्कि यहाँ के इकोसिस्टम का भी है। आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया। आपका शुक्रिया हमारे एक नाज़रीन शुक्रिया।